एकादश के सभी बच्चों का बैंकिंग के आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर्ण विनिमय मान, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। ये स्वर्ण मान में तीसरा स्वरूप है स्वर्ण मान का। हमने स्वर्ण चलन मान और स्वर्ण पाठ मान पढ़ लिया था, लेकिन अब स्वर्ण विनिमय मान हम पढ़ने वाले हैं। अब हम जानेंगे कि ये कैसे अलग है पहले के दोनों स्वर्ण मानों से और इसमें क्या क्या खासियतें हैं इसकी। तो सबसे पहली बात, इस मुद्रा मान में पत्र मुद्रा और घटिया धातुओं के सांकेतिक सिक्के प्रचलन में होते हैं, जो घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वर्ण में परिवर्तनीय नहीं होते। यानी कि इसमें कन्वर्टिबिलिटी का भी जो एक गुण है। पहली बात तो पत्र मुद्रा और दूसरा घटिया धातु के सांकेतिक सिक्के होंगे प्रचलन में, और ये स्वर्ण में परिवर्तनीय नहीं होंगे। सबसे बड़ा जो इसमें इसका अवगुण, या यूँ कहें कि सबसे बड़ी इसकी जो नई विशेषता है वो क्या, स्वर्ण में परिवर्तनीयता का अभाव। ठीक। हाँ, विदेशी भुगतानों के लिए देश की मुद्रा ऐसी विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय होती है जो स्वयं स्वर्ण में परिवर्तनीय हो। इस प्रकार इस मान में देशी मुद्रा का स्वर्ण से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, लेकिन इसे ऐसी विदेशी मुद्रा से संबंधित कर दिया जाता है जो स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है। क्राउथर कहते हैं कि स्वर्ण विनिमय मान के अंतर्गत केंद्रीय बैंक का वैधानिक दायित्व मुद्रा को स्वर्ण में बदलने का नहीं होता, वरन किसी अन्य ऐसी मुद्रा में बदलने का होता है जो स्वयं स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है। तो इस मान के अंतर्गत सरकार देशी मुद्रा के पीछे स्वर्ण कोष के स्थान पर विदेशी विनिमय का कोष रखती है तथा मुद्रा अधिकारी द्वारा देश की मुद्रा के बदले में विदेशी विनिमय का ही क्रय विक्रय किया जाता है। अब आइए जानते हैं स्वर्ण विनिमय मान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन में न होना। इस मान में सोने के सिक्के प्रचलन में नहीं होते, बल्कि कागजी नोट तथा हल्की धातुओं के सांकेतिक सिक्के ही प्रचलन में होते हैं, जो स्वर्ण में परिवर्तनीय भी नहीं होते। दूसरी बात, मुद्रा का स्वर्ण से अप्रत्यक्ष संबंध। इस मुद्रा प्रणाली में देश की मुद्रा का संबंध किसी ऐसे देश की मुद्रा के साथ जोड़ दिया जाता है जो स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है। इस प्रकार मुद्रा का स्वर्ण से अप्रत्यक्ष संबंध रहता है। स्वर्ण न तो विनिमय का माध्यम होता है और न ही मूल्य का मापक। विदेशों में स्वर्ण कोष। इस व्यवस्था में विदेशों में स्वर्ण या विदेशी मुद्रा के कोष रखे जाते हैं। जब भी विदेशी भुगतान करना होता है, संबंधित रकम का उसी में से भुगतान कर दिया जाता है। सरकार अपने देश में भी एक कोष रखती है जिसमें विदेशी मुद्राएं रखी जाती हैं। विदेशी भुगतान के लिए स्वर्ण या विदेशी विनिमय। इस मान के अंतर्गत जनता को घरेलू प्रयोग के लिए सोना नहीं दिया जाता, किंतु विदेशी भुगतान के लिए स्वर्ण या विदेशी विनिमय की व्यवस्था कर दी जाती है। स्वर्ण के आयात निर्यात पर प्रतिबंध। स्वर्ण का आयात निर्यात भी यहाँ स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि सरकार द्वारा उसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो स्वर्ण विनिमय मान की कार्यप्रणाली कुछ इस तरह से होती है कि इस मुद्रा व्यवस्था में देश के व्यक्ति को विदेश में अगर भुगतान करना होता है तो वह अपने देश की मुद्रा को अपनी सरकार या बैंक को दे देता है। इसके बदले में सरकार बैंक उसे विदेश में स्थित स्वर्ण कोष के ऊपर एक ड्राफ्ट दे देती है, जिसे वह विदेश भेज देता है। विदेशी उस ड्राफ्ट का भुगतान अपने देश की सरकार या केंद्रीय बैंक से ले लेता है। इसके विपरीत जब कोई विदेशी स्वर्ण विनिमय मान वाले देश के किसी व्यक्ति को भुगतान करना चाहता है तो वह अपने देश के स्वर्ण कोष में स्वर्ण जमा कराकर उस व्यक्ति के पक्ष में ड्राफ्ट प्राप्त कर लेगा। तत्पश्चात वह ड्राफ्ट को संबंधित व्यक्ति के पास भेज देगा, जिससे वह अपने देश की सरकार तथा केंद्रीय सरकार से उसे भुनाकर धन प्राप्त कर सकेगा। तो स्वतंत्र विनिमय मान का प्रयोग कब कब हुआ? सबसे पहले ये जावा में हुआ, उसके बाद सन 1877 में इसे हॉलैंड ने अपनाया, सन 1892 में इसे रूस, ऑस्ट्रिया तथा हंगरी ने अपनाया। भारत ने इस मान को सन 1900 में अपनाया, जबकि भारतीय रुपये को ब्रिटिश पाउंड से संबंधित कर दिया गया था। कुछ कठिनाइयों के कारण भारत ने सन 1917 में इसे छोड़ दिया। डेनमार्क, पोलैंड, जर्मनी, चिली, पनामा आदि राष्ट्रों ने भी इसे भिन्न भिन्न समयों पर अपनाया। तो इसके गुण क्या हैं और इसके दोष क्या हैं, बारी बारी से। पहले लोचदार है यह। इस मान में मुद्राधिकारी मुद्रा की मात्रा में देश की आवश्यकताओं के अनुसार कमी या वृद्धि कर सकता है। मुद्रा के पीछे चूँकि स्वर्ण कोष गारंटी के तौर पे नहीं रखा जाता और मुद्राधिकारी मुद्रा के बदले जनता को स्वर्ण देने के लिए बाध्य नहीं होता।
तो इसलिए ये लोचदार है। मितव्ययी मान, स्वर्ण मुद्रा प्रचलन में नहीं होती, बहुमूल्य धातुओं में कोई घिसावट की वजह से कोई नुकसान नहीं होता, सिक्कों की ढलाई पर होने वाला व्यय बच जाता है। पत्र मुद्रा व सांकेतिक सिक्के स्वर्ण में परिवर्तन नहीं होते, इस कारण आंतरिक आवश्यकताओं के लिए स्वर्ण कोष रखना नहीं पड़ता। विस्तृत क्षेत्र, इस मान को अपनाकर निर्धन तथा विकासशील राष्ट्र भी अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वर्ण कोष रखे बिना स्वर्णमान के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकार को लाभ यह है कि विदेश में रखे गए कोष पर सरकार को ब्याज मिलता है। विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय द्वारा सरकार को आय भी होती है। विनिमय दर में स्थिरता, इस मुद्रा प्रणाली में विनिमय दर का संबंध किसी विदेशी शक्तिशाली मुद्रा से होता है, जिससे इसमें उतार चढ़ाव की संभावनाएं कम रहती हैं। विदेशी भुगतानों में सुविधा, विदेशों में स्वर्ण तथा विदेशी विनिमय के कोष रखे जाने के कारण विदेशी भुगतान करना सरल हो जाता है। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन, विनिमय दर की स्थिरता तथा विदेशी भुगतानों में सुविधा के कारण विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। दोष की बात करें तो स्वर्ण विनिमय मान के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। जनता का इस पर स्वर्णमान के अन्य जो स्वरूप हैं, स्वर्ण चलनमान या स्वर्ण पाठमान, उनकी अपेक्षा कम विश्वास होता है, क्योंकि यह मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनीय नहीं होती है। चूँकि स्वर्ण का कोष रखा नहीं जाता तो मुद्रा प्रसार का भय रहता है। मुद्रा संकुचन में कठिनाई, इस व्यवस्था में मुद्रा का विस्तार तो आसान है, लेकिन मुद्रा का संकुचन हो जाने पे बड़ी कठिनाई आती है, उससे निपटना कठिन होता है। यह प्रणाली जटिल है, क्योंकि साधारण व्यक्ति को समझना इसके लिए तो दूर की बात, पढ़े लिखे व्यक्ति भी इसे नहीं समझ पाते। महंगा मान, इस प्रणाली के संचालन के लिए कई प्रकार के कोष रखने पड़ते हैं, जिनकी व्यवस्था पर बहुत अधिक धनराशि व्यय करनी पड़ती है। इस दृष्टि से यह एक खर्चीला मान है। स्वयं चालकता का अभाव, बिल्कुल भी स्वयं चालकता इसमें नहीं होती है, ना तो थ्योरेटिकली और ना ही प्रैक्टिकली। परतंत्र मौद्रिक व्यवस्था, जब आप अपने देश की मुद्रा को अन्य किसी देश की मुद्रा में परिवर्तन करते हैं तो आप दरअसल उस पर जो है निर्भर हो रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं आप उसके कोषों पर आप पाते हैं कि स्वयं के देश को, स्वयं की अर्थव्यवस्था को आप निर्भर कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक किसी देश जिसके मुद्रा को आधार बनाया जाता है, कई देशों पर कई देशों की मुद्राओं का बोझ, उसके कोषों पर कई देशों की मुद्राओं का बोझ पड़ता रहता है। विदेशी मुद्रा प्रणाली के प्रभाव, आधार देश की मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होने पर देश की मुद्रा के मूल्य में भी उतार चढ़ाव होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आधार देश स्वर्णमान का परित्याग कर दे तो स्वर्ण विनिमय मान वाले देश की मुद्रा का भी संबंध स्वर्ण से टूट जाता है। स्वर्ण कोष की हानि का भय, विदेशी भुगतानों की सुविधा के लिए किसी विदेशी बैंक में स्वर्ण कोष रखने पड़ते हैं। किसी कारणवश वह बैंक असफल हो जाए तो स्वर्ण कोष के डूबने का भी एक भय रहता है। अभी तक आपने 3 मान पढ़ लिए हैं, स्वर्ण चलनमान, स्वर्ण पाठमान और स्वर्ण विनिमय मान। इनमें क्या क्या अंतर हैं ये आपको इसमें लिखना है। कई सारे बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, आपको इसके 10 बिंदु लिखने हैं इसी तरह से, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ज़रूरी नहीं कि तीनों एक साथ पूछे जाएं, लेकिन परस्पर पूछे जा सकते हैं, जैसे स्वर्ण चलनमान और स्वर्ण विनिमय मान में अंतर, या स्वर्ण पाठमान और स्वर्ण विनिमय मान में अंतर, या स्वर्ण चलनमान और स्वर्ण पाठमान में अंतर। इस तरह से पूछा जा सकता है। हालांकि ये आप टॉपिक पहले ही लिख चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको इस तरह से इसे लिख लेना है, ठीक है। स्वर्ण निधि मान, ये चौथा मान होता है, चौथा प्रकार होता है स्वर्णमान का। इसे भी थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, सन 1936 तक अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का पतन हो गया था, तो विभिन्न राष्ट्रों की विनिमय दरों में अस्थिरता उत्पन्न हो गई, जिसका इन राष्ट्रों के विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करने के उद्देश्य से 25 दिसंबर 1936 को संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड तथा फ्रांस के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसमें 3 बातें थीं। तीनों राष्ट्रों की मुद्राओं की पारस्परिक विनिमय दरें निश्चित कर ली जाएं। यह निश्चित हुआ कि एक दूसरे की सलाह के बिना स्वर्ण के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और स्वर्ण का आयात निर्यात सरकारी स्तर पर ही किया जा सकेगा। ये 3 समझौते हुए किन 3 राष्ट्रों के बीच में? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस। कब हुआ? 25 दिसंबर 1936 को। क्यों हुआ? क्योंकि 1936 को अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का पतन हो चुका था और विनिमय दरों में एक अस्थिरता का माहौल था,
इसमें स्थिरता लाने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस 1936 में 25 दिसंबर को जुड़े और उन्होंने एक त्रिपक्षीय समझौता किया जिसमें 3 बातें थीं कि तीनों राष्ट्रों की मुद्राएं जो होंगी वो पारस्परिक विनिमय दरें उनमें तय कर दी जाएंगी, एक दूसरे की सलाह के बिना स्वर्ण के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किए जाएंगे और स्वर्ण का आयात निर्यात सरकारी स्तर पर ही किया जा सकेगा। इस पे पब्लिक के द्वारा आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की बात थी। इस त्रिपक्षीय समझौते के परिणाम स्वरूप जिस नए मुद्रामान की स्थापना हुई उसको स्वर्ण निधिमान कहा गया। कुछ समय के पश्चात बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड भी इस समझौते में शामिल हो गए और यह मौद्रिक मान जो है फिलहाल अधिक समय के लिए नहीं चल पाया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर यह समाप्त हो गया। तो हम बात करें विशेषताओं की तो स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नहीं होता है, अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा तथा सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन होता है। मुद्रा का स्वर्ण से संबंध होता है, न तो ये विनिमय का माध्यम होगा स्वर्ण और न ही मूल्य का मापक होगा। मुद्रा का स्वर्ण के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होगा, संबंध होगा बस इतना कि त्रिपक्षीय समझौता जिसमें बाद में 3 और राष्ट्र शामिल हो गए। तो संबंध इसलिए है क्योंकि सोने से संबंधित कुछ आपस में समझौते हुए थे। स्वर्ण के आयात निर्यात पर नियंत्रण रहेगा, सरकार का एकाधिकार। विनिमय दरों का निर्धारण आपसी समझौते से हुआ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा। स्वर्ण मूल्य का निर्धारण समझौता करने वाले देशों ने अपने अपने मुद्राओं में स्वर्ण का मूल्य निश्चित कर दिया था। निर्धारित मूल्य में सभी सदस्य राष्ट्रों की सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। और विनिमय समानीकरण कोषों की स्थापना, इस मौद्रिक व्यवस्था के सदस्य देशों को विदेशी विनिमय दरों की स्थिरता के लिए एक कोष रखना पड़ता था जिसे विनिमय समानीकरण कोष, एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड कहते थे। प्रत्येक सदस्य देश अपने समस्त स्वर्ण कोष तथा विदेशी विनिमय को इसी कोष में जमा करता था। स्वर्ण कोषों की गोपनीयता, इस मान में स्वर्ण कोष का संचालन पूर्णतया गुप्त रखा जाता था। जनता को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी जाती थी कि कोष में कितना स्वर्ण और कितनी विदेशी मुद्राएं हैं। सदस्य राष्ट्रों के मध्य कोषों का स्थानांतरण भी गुप्त होता था। इसके संचालन की विधि की चलिए बात कर लेते हैं। स्वर्ण निधिमान के संचालन की विधि, विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखने के लिए समझौते में सम्मिलित प्रत्येक राष्ट्र में विनिमय समानीकरण कोष स्थापित कर दिए गए। ऐसे कोष में देशी मुद्रा के साथ साथ विदेशी मुद्राओं तथा स्वर्ण का संचय किया जाता था। जब भी किसी देश की मुद्रा के लिए मांग बढ़ने पर विनिमय दर में वृद्धि की प्रवृत्ति होती थी, तभी इन कोषों से उस देश की मुद्रा को बेचकर उसकी पूर्ति बढ़ा दी जाती थी और इस प्रकार विनिमय दर को समान स्तर पर लाया जाता था। ठीक, ये बात समझ में आ रही होगी। जिसे हमने एक कोष बना लिया और हमारे देश की मुद्रा की अगर मांग बढ़ जाए तो हम पाएंगे कि हमारी विनिमय दर बढ़ती जा रही है, यानी कि हमारा जो मार्केट प्राइस है विनिमय मूल्य उसका बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या कर देते, इन कोषों से उस देश की मुद्रा बेचकर, यानी कि हम अपनी जो कोष हमने बना रखा था वहाँ से हम अपने देश की मुद्रा को बेचना शुरू करते थे दूसरे देशों में, और इस तरह से हम क्या करते थे, आपूर्ति जो होती थी वो हम बढ़ा लेते थे। ठीक है, और आपूर्ति बढ़ने से हमारा जो विनिमय दर होती थी फिर से वो नीचे आ जाती थी, सामान्य स्तर पर आ जाती थी। इसके विपरीत यदि किसी देश की मुद्रा के लिए मांग कम हो जाए और विनिमय दर गिरने लगती थी तो कोष से उस देश की मुद्रा को खरीद लिया जाता था और उसकी पूर्ति को कम कर दिया जाता था, जिससे उसकी विनिमय दर में गिरने की प्रवृत्ति को काफ़ी हद तक रोका जा सकता था। इस मान के अंतर्गत सदस्य देशों के मध्य यह समझौता हुआ था कि वे आवश्यकता पड़ने पर अपनी मुद्रा के बदले दूसरे देश को स्वर्ण देंगे। जब किसी देश के पास दूसरे देश की मुद्रा का कोष बढ़ जाता था तो वह दूसरे देश को उसकी मुद्रा देकर उससे स्वर्ण ले सकता था। पहला देश स्वर्ण प्राप्त करने के पश्चात उसे कोष में रखकर अपनी मुद्रा जारी कर देता, इसलिए इसे स्वर्ण निधि मान कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम स्वर्ण को अपने पास निधि यानी कि कोष के रूप में रख लेते हैं और बाद में हम मुद्रा जारी कर देते हैं। जब ख़ास तौर से ऐसा हो कि एक देश ने अपने देश की मुद्रा प्राप्त करी और बदले में सोना दे दिया, तो उस देश ने फिर वो सोना अपने कोष में रखा और फिर उतनी ही मुद्रा जारी कर दी। इससे जिस देश की मुद्रा कम थी प्रचलन में वो ज़्यादा आ गई
और इस तरह से उसके भी मूल्य को नियंत्रित कर लिया गया। तो इस मान के अंतर्गत स्वर्ण का एक देश के दूसरे देश के कोष से दूसरे देश के कोषों को स्वर्ण का हस्तांतरण होता रहता था। इस प्रकार से होने वाले हस्तांतरण को गुप्त रखा जाता था। जनता को ये सूचना नहीं दी जाती थी कि कोष में कितना सोना है और कितनी विदेशी मुद्राएं हैं। इसके गुणों दोषों की चर्चा कर लेते हैं। मितव्ययता, क्योंकि इसमें सोने का उपयोग प्रतिदिन में नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं मितव्ययी ये व्यवस्था है। लोचदार है, बिल्कुल। विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने में काफ़ी हद तक मदद मिलती थी। विदेशी व्यापार को इसमें बढ़ावा भी मिलता था। स्वर्ण मूल्य में स्थिरता बनी रहती थी। विदेशी प्रभावों से ये मुक्त था। देश की अर्थव्यवस्था विदेशी प्रभावों से मुक्त रहती थी। स्वर्ण चलन मान में यह गुण नहीं था। बात करें स्वर्ण नीति के दोषों की, तो जनता का इस पर विश्वास बहुत कम रहता है, क्योंकि देश की जनता को यह पता नहीं होता कि जो कोष बनाया गया उसमें कितना विदेशी मुद्रा, कितना स्वर्ण है, ये कुछ पता नहीं होता। तो जैसे ही अज्ञान होता है वैसे ही अविश्वास शुरू होता है। जटिल प्रणाली, यह एक अत्यंत जटिल मौद्रिक प्रणाली है जिसे साधारण रूप से जनता को समझना कठिन है। पारस्परिक सहयोग आवश्यक, यह मौद्रिक मान सदस्य देशों में पारस्परिक सहयोग की स्थिति में ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है, अन्यथा नहीं। कोष में पर्याप्त स्वर्ण अनिवार्य, सदस्य राष्ट्रों के लिए विनिमय समानीकरण कोषों में पर्याप्त स्वर्ण होने पर ही यह प्रणाली ठीक से कार्य कर सकती है। और संकट काल के लिए यह व्यवस्था भी अनुपयुक्त है, क्योंकि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो यह भी समाप्त हो गया, जिसे स्वर्ण नीतिमान बोला गया। और अंत में है स्वर्ण समतामान, जिसे हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।